दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर दो खिलाड़ियों के बीच टकराहट और तनाव का माहौल आए दिन देखने को मिल ही जाता है। लेकिन मैदान और मैदान के बाहर ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब तनाव या टकराहट एक ही टीम के दो खिलाड़ियों के बीच चल रही हो। भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसा एक से ज्यादा बार देखने को मिला है और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मौकों के बारे में बात करने वाले हैं। दो खिलाड़ियों के बीच हुए इन विवादों से फायदा भले ही किसी का भी ना हुआ, लेकिन किसी एक खिलाड़ी को कई बार टीम में अपनी जगह अपने सम्मान का नुकसान जरूर उठाना पड़ा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस मोहम्मद अजहरुद्दीन। 90 का दशक भारतीय क्रिकेट इतिहास का शायद सबसे विवादित समय था, जिसमें टीम के कई खिलाड़ियों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। यही वो दशक था जिसके अंत तक आते आते भारतीय टीम मैच फिक्सिंग के घेरे में आ गई थी, जिसके चलते कुछ बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर होना पड़ा था। इसी दशक के छठे साल में एक और विवाद खड़ा हुआ था, जो दरअसल एक गलतफहमी का परिणाम था। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ समय के लिए इस विवाद ने भारतीय टीम के बीच सवाल जरूर खड़ा कर दिया था। ये बात साल 1996 की है। विश्व कप पूरा हो गया था, जिसके सेमीफाइनल में श्रीलंका से हारकर भारत ने विश्व विजेता बनने का एक और सुनहरा मौका खो दिया था। विश्व कप के बाद भारतीय टीम वनडे और टेस्ट सीरीज खेलने इंग्लैंड रवाना हो गई। लेकिन विश्व कप की हार भुलाने इंग्लैंड पहुंची भारतीय टीम को पहले वनडे सीरीज और बाद में टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के हाथों मुंह की खाकर ही लौटना पड़ा। और इस बीच बीसीसीआई और खिलाड़ियों में हड़कंप तब मच गया था जब टीम के ओपनर बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू दूसरे वनडे मैच के बाद बिना किसी को कुछ बताए भारत वापस आ गए थे। अपने खराब प्रदर्शन और तालमेल से जूझ रही भारतीय टीम में अब एक सवाल सभी के मन में उठने लगा था कि आखिर क्यों नवजोत सिंह सिद्धू दौरे को बीच में छोड़कर भारत आ गए थे। वनडे और टेस्ट सीरीज में बिना एक भी मैच जीते भारतीय टीम अपने देश पहुंची और टीम के पहुंचने के बाद बीसीसीआई ने सिद्धू की वापसी का कारण जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसमें सुनील गावस्कर, राज सिंह डूंगरपुर और आईएस बिंद्रा जैसे बड़े नाम शामिल थे। इस कमेटी ने सिद्धू से बात करने के लिए उन्हें मुंबई बुलाया, जहां सिद्धू ने अपनी वापसी का कारण न बताते हुए सिर्फ इतना कहा कि ये उनकी गलती थी कि वो बिना किसी को बताए दौरे को बीच में छोड़कर वापस आ गए और इसके लिए उन्हें जो भी सजा दी जाएगी उन्हें वो मंजूर है। कमेटी को निराश होकर वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद कमेटी ने इसके बारे में टीम के फिजियो और सिद्धू के साथी खिलाड़ियों से भी बात की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सिद्धू ने ऐसा क्यों किया था। आखिरकार सुनील गावस्कर के कहने पर महेंद्र अमरनाथ, जो कि पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें भी कमेटी का हिस्सा बनाया गया ताकि सिद्धू उनसे खुले मन से बात कर सके और कारण पता चल सके। अमरनाथ ने जब सिद्धू से बात की तो उन्होंने अमरनाथ से कहा कि उन्हें दौरे के दौरान कई बार अपने कप्तान के मुंह से बिना वजह गालियां सुननी पड़ी थी और ये बात उन्हें पसंद नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। तब अमरनाथ ने सिद्धू से पूछा कि अजहर उन्हें गाली क्यों देते थे। तब नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि अजहर हर बात के जवाब की शुरुआत माँ की या माँ का कहकर करते थे। यह बात सुनकर अमरनाथ हंसने लगे और बाद में सिद्धू को बताया कि यह बात सही है कि जहाँ तुम और मैं आते हैं, यानी पंजाब में, इस बात को गाली समझा जाता है, लेकिन जहाँ से अजहर ताल्लुक रखते हैं वहाँ लोग ऐसे शब्द उनके लोगों के लिए कहते हैं जो उनके अजीज दोस्त हों, और अजहर ने तुम्हें कुछ भी गलत नहीं कहा है। आखिर में इस विवाद को एक गलतफहमी मानकर रफा दफा कर दिया गया था और आज अजहरुद्दीन और सिद्धू बहुत अच्छे दोस्त हैं। मनोज प्रभाकर वर्सेस कपिल देव। फिक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का बहुत पुराना और पका हुआ जख्म है, जो समय समय पर इस खेल को दुख देता रहता है। 70 और 80 के दशक से ही इसके बारे में बातें होने लगी थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंडरवर्ल्ड के दखल की कहानियां और किस्से भी लोगों की जुबान पर थे, लेकिन कोई इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। भारत में भी क्रिकेट फैंस और इस खेल से जुड़े लोगों का यही मत था, लेकिन साल 1997 की एक सुबह आउटलुक मैगजीन में एक आर्टिकल ने सभी लोगों के विश्वास के आगे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। इस आर्टिकल में मनोज प्रभाकर ने बताया था कि उन्हें साल 1994 में श्रीलंका के विरुद्ध हुई सीरीज के दौरान एक साथी खिलाड़ी ने खराब प्रदर्शन करने के लिए 25 लाख रुपए ऑफर किए थे। मनोज प्रभाकर ने उस खिलाड़ी का नाम नहीं बताया, लेकिन उनके इस दावे ने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था। जिस समय मनोज प्रभाकर का यह आर्टिकल सामने आया था, उस समय भारतीय क्रिकेट टीम में कप्तानी को लेकर अजहरुद्दीन और सचिन के बीच खींचतान चल रही थी और कुछ ऐसे मैच भी हो चुके थे जिनके नतीजों पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसे में मनोज प्रभाकर का दावा एक बड़ी सनसनी लेकर आया। इस माहौल में बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की जांच करने के लिए चंद्रचूड़ कमेटी का गठन किया, जिसने भारतीय क्रिकेट में फिक्सिंग की बात को सिरे से नकार दिया था। लेकिन ये मामला यहीं नहीं रुकने वाला था। मनोज प्रभाकर ने इस बीच यह कहा कि वो सिर्फ सीबीआई को उस खिलाड़ी का नाम बताएंगे। सीबीआई के पास यह मामला आने के बाद आखिरकार प्रभाकर ने सीबीआई के सामने बताया कि मुझे 25 लाख रुपए ऑफर करने वाले शख्स का नाम कपिल देव था। इस बात के बाहर आने के बाद स्टिंग ऑपरेशन का दौर शुरू हुआ, जिसमें भारत के पुराने खिलाड़ियों से भी मैच फिक्सिंग को लेकर बातचीत हुई और फिर सीबीआई ने खिलाड़ियों के घरों में रेड डालना शुरू किया, जिसमें कपिल देव के घर की तलाशी भी हुई। लेकिन कुछ भी नहीं मिलने के बाद सीबीआई ने कपिल देव को क्लीन चिट दे दी। साल 2000 में जब कपिल देव निर्दोष साबित हुए तो भारतीय टीम के कोच थे
लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों से कपिल देव टूट चुके थे। उनका एक इंटरव्यू भी इस दौरान सामने आया था जिसमें कपिल देव खुद पर लगे आरोपों को झूठ बताते हुए रो पड़े थे और आखिरकार कपिल देव ने सितंबर 2000 में कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था। लाला अमरनाथ वर्सेस विजी। आगे हम जिस विवाद की बात करने वाले हैं उसे भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे पहला बड़ा विवाद माना जाता है। साल 1936 में जब भारतीय टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया तब भारत के कप्तान विजी थे और यह उस समय था जब टीम एक तरह से दो खेमों में बटी हुई थी क्योंकि विजी सीके नायडू को पसंद नहीं करते थे। इंग्लैंड दौरे के दौरान विजी ने एक दिन अमरनाथ को अकेले में बुलाया और उनसे कहा कि अगर वो नायडू से बातचीत करना बंद कर दे तो मैं यानी विजी उनको इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता हूँ। ऑफर अच्छा था लेकिन अमरनाथ ने मना कर दिया। आगे भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट मैच से पहले एक काउंटी मैच खेलना था और इस मैच के दौरान विजी ने अमरनाथ को पारी शुरू होते ही बल्लेबाजी के लिए तैयार रहने को कह दिया था। लेकिन जब कोई भी बल्लेबाज आउट होता और अमरनाथ खड़े होते विजी उन्हें रोककर दूसरे बल्लेबाज को भेज देते थे। पीठ के दर्द से जूझ रहे अमरनाथ पूरा दिन पैड बांधे बैठे रहे और जब दिन का कुछ ही खेल बचा था तब वजीर अली के आउट होने के बाद विजी ने अमरनाथ को बल्लेबाजी करने भेज दिया। यह बात अमरनाथ को पसंद नहीं आई और उन्होंने दिन का खेल खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में आकर गुस्से में अपना बैट और ग्लव्स फेंक कर कहा कि उन्हें सब पता है कि ये सब क्या चल रहा है। इस बात से विजी नाराज हो गए और उन्होंने अमरनाथ को दौरे के बीच में ही भारत वापस भेजने का फैसला कर लिया। यह बात जब दूसरे खिलाड़ियों को पता चली तो उन्होंने विजी को समझाया और अमरनाथ को रोकने के लिए मना लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। अमरनाथ अपना कमरा खाली कर समुद्री जहाज से भारत के लिए रवाना हो गए थे और उधर जब भारत में अमरनाथ की वापसी की खबर पहुंची तो एक बड़ा हुजूम उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हो गया। अमरनाथ का यूं दौरे के बीच से वापस आना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। भारतीय लोग अमरनाथ को फिर से इंग्लैंड भेजना चाहते थे लेकिन अब विजी को यह बात मंजूर नहीं थी और इसलिए विजी ने बीसीसीआई को संदेश भेजा कि अमरनाथ वापस इंग्लैंड नहीं आना चाहिए। राजाओं और राजकुमारों के नीचे काम कर रही बीसीसीआई को यह बात माननी पड़ी। अमरनाथ वापस इंग्लैंड नहीं जा सके लेकिन लोगों के दबाव में आकर बीसीसीआई को इस मामले की जाँच के लिए एक कमेटी का गठन भी करना पड़ा जिसने अपने रिपोर्ट में विजी को इन सब बातों के लिए दोषी ठहराया और अमरनाथ बेगुनाह साबित हो गए। अमरनाथ इस दौरे के सभी मैच नहीं खेल पाए और इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया जिसके चलते अमरनाथ को अपना अगला मैच खेलने के लिए 13 सालों का इंतजार करना पड़ा। सचिन तेंदुलकर वर्सेस मोहम्मद अजहरुद्दीन। अजहरुद्दीन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आगाज शानदार था लेकिन इसके बाद इस बल्लेबाज का करियर पूरी तरह से विवादों और अपने साथी खिलाड़ियों से खराब तालमेल के कारण बर्बाद हो गया और ये शानदार बल्लेबाज वो सब अपने करियर में हासिल नहीं कर पाया जो वो कर सकता था। साल 1996 में विश्व कप में मिली हार और फिर इंग्लैंड दौरे की निराशा के चलते अजहरुद्दीन को कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद सचिन को टीम का नया कप्तान बनाया गया था। सचिन अपनी टीम में अजहरुद्दीन के प्रदर्शन और बर्ताव से नाखुश रहने लगे थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अजहरुद्दीन टीम में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैच के दौरान टीम को पूरी तरह से मन लगाकर मदद नहीं कर रहे हैं। 1998 में सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी से हाथ खींच लिया और एक बार फिर टीम की कमान अजहरुद्दीन के हाथों में आ गई। लेकिन 1999 विश्व कप में भारत के बाहर हो जाने के बाद एक बार फिर सचिन को कप्तान बनाया गया और इस बार सचिन ने अजहर को अपनी टीम में शामिल करने से भी मना कर दिया। एक तरफ सचिन अपना काम कर रहे थे तो वहीं अजहरुद्दीन ने भी सचिन के लिए कहा था कि वो एक कप्तान के तौर पर उनके अच्छे उत्तराधिकारी साबित नहीं हुए हैं। इसके बाद जब मैच फिक्सिंग मामले में सीबीआई ने अजहरुद्दीन को दोषी ठहराया तो सचिन तेंदुलकर ने अपने बयान में कहा था कि उन्हें पूरा यकीन है कि अजहर बुकी से मिलते थे क्योंकि कुछ मैच ऐसे हुए हैं जिनमें अजहर का सहयोग अपनी टीम को नहीं मिला था। मैच फिक्सिंग मामले में दोषी साबित होने के बाद अजहरुद्दीन पर लाइफ टाइम बैन लग गया था जिससे चलते वो फिर कभी भारतीय टीम में शामिल नहीं हो पाए और इस बीच टीम की कप्तानी भी युवा सौरव गांगुली को मिल गई थी। सुनील गावस्कर वर्सेस बिशन सिंह बेदी। बिशन सिंह बेदी ने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद स्पोर्ट्स वर्ल्ड को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि सुनील गावस्कर की वजह से उन्हें उस समय संन्यास लेना पड़ा जब उनके अंदर कुछ क्रिकेट और बाकी था। बेदी ने बताया कि 1978-79 में जब अपने खराब फॉर्म से गुजर रहे थे तब सुनील गावस्कर की तरफ से उन्हें खराब बर्ताव का सामना करना पड़ा। वेस्ट इंडीज टूर पर गावस्कर ने उन्हें गेंदबाजी करने के बहुत कम मौके दिए। इसके बाद जब कुछ मैचों के लिए वेंकट राघवन को कप्तानी दी गई तब उनके अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी सुनील गावस्कर ने उन्हें अपनी कप्तानी में खेलने का मौका नहीं दिया। बेदी ने आगे कहा उस समय गावस्कर बीसीसीआई सिलेक्शन टीम पर भी अपना प्रभाव रखते थे जिसके चलते उन्हें कई बार बिना किसी कारण के टीम से बाहर कर दिया जाता था और उनकी जगह रवि शास्त्री को मौका दिया जाता था क्योंकि गावस्कर को शायद कप्तान की हाँ में हाँ मिलाने वाले खिलाड़ी ही पसंद थे। सुनील गावस्कर को जब इस इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब पहली बार इंटरव्यू पढ़ा तो उन्हें लगा कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने चुटकुलों के लिए कोई कॉलम शुरू किया है
सुनील गावस्कर ने कहा था कि वो मान ही नहीं सकते कि बेदी को उनसे कोई शिकायत हो सकती है। इसके बाद भी यह तकरार जारी रही। जब सुनील गावस्कर ने लॉर्ड्स स्टेडियम पर खुद के साथ हुए बुरे बर्ताव के कारण एमसीसी की सदस्यता को छोड़ दिया था, तब भारतीय टीम के मैनेजर बेदी ने एक पत्र में कहा था कि सुनील गावस्कर ने भारतीय लोगों और टीम के खिलाड़ियों को अपने इस कदम से निराश किया है। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच आईपीएल और टी20 क्रिकेट को लेकर मतभेद आज भी है, लेकिन कुछ मौकों पर इन दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे के प्रति अपना प्यार और सम्मान भी दिखाया था। बेदी ने अपने बड़े बेटे का नाम गवासिंदर गावस्कर के सम्मान में 1971 दौरे पर लिटिल मास्टर की बल्लेबाजी से प्रभावित होकर रखा था। वहीं गावस्कर ने भी किताबों के जरिए और इंटरव्यूज में बेदी को भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े गेंदबाजों में जगह दी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे भी हम भारतीय क्रिकेट के कुछ ऐसे ही अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।